हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग पीवाईक्यूज, हमारे 2020 का जो यूपीएससी पीएफओ का पेपर था उसका। इससे पहले हमने 2016 के अकाउंटिंग के जो प्रीवियस ईयर के सवाल थे 2016 के पेपर के अकाउंटिंग के, वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और इसकी भी मैं वीडियो जब अपलोड करूँगा तो एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जहाँ पे आपको ये अलग से मिल जाएंगे 2016 का, 2020 का, और ऐसे ही हम आगे के देखेंगे अकाउंटिंग के सवाल। तो हमारा इसका पर्पस देखो ये है कि हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हम आसपास के और भी सारे कंसेप्ट्स को वापस रिवाइज कर लें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक सारी अकाउंटिंग की क्लास कंप्लीट कर ली होगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। और ये नंबर है वो मैंने एज इट इज़ डाल रखे हैं जैसे उस पेपर में आपको मिलेंगे। आप जब 2020 का पेपर देखोगे तो 86 नंबर का क्वेश्चन यही मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप जाके चेक करना चाहो तो आप वहाँ से दोबारा चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से हमारा, जो कि पेपर में 86 नंबर का है और ये हमारे यहाँ फर्स्ट नंबर का है। तो और ये मैंने जैसा कहा था आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं ले आऊँगा, तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि आप हिंदी मीडियम से, तो आपको कोई परेशानी आ रही है। तो सवाल है कुछ इस तरह से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। तो ये कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको ये चीज भी वहाँ पेपर में आपको ध्यान रखनी है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। सबसे पहले आपका जब सवाल पढ़ो तो दिमाग में यही स्ट्राइक होना चाहिए कि करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये कह रहा है कि इट इज़ ए बुक कंटेनिंग डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ एंटिटी। तो हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में जो चीज़ पढ़ी है सारी एक बार रिकॉल करो। हमने कहीं भी ये पढ़ा है कि एक जो बुक है, ये खुद ही कह रहा है कि जब ये कहता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बुक नहीं होती हमारी, पहली चीज़ तो ये स्टेटमेंट होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहीं खत्म हो जाता है। इट इज़ ए स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट आ गया, यहाँ एक तीसरे में भी स्टेटमेंट है, चौथे में भी स्टेटमेंट है। तो आप ऑड वन आउट से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो, एक ऑप्शन को तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर ही दोगे कि बुक नहीं है स्टेटमेंट है। तो इट इज़ ए स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेप्टर्स ऑफ एंट्री। ये क्या सिर्फ डेप्टर्स का अकाउंट दिखाता है हमको, या कुछ और भी चीज़ें बताता है? सारी चीज़ें बताता है लगभग हमारी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन भी चला जाता है। इट इज़ ए स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंसेस ऑफ डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ ऑफ डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ एंटिटी। फिर वही चीज़ आ गई कि डेब्टर्स और क्रेडिटर्स का दिखाता है कि सिर्फ भाई, हाँ हम कह सकते हैं कि एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, लेकिन ये नहीं दिखाता कि सिर्फ डेब्टर या क्रेडिटर दिखा रहा है, बाकी और भी चीज़ें आती है। तो इसको फिर से एलिमिनेट कर सकते हो, बचा ऑप्शन आपका यही है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़ आ रही है तभी आप उसको सॉल्व कर पाओ, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ये कह रहा है कि इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंसेस। बिल्कुल ठीक कह रहा है कि भाई हम पहले जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये लेजर बैलेंसेस को ही तो इसमें फिर हम ट्रायल करते हैं उन चीज़ों का। लेजर वेरियस लेजर बैलेंसेस ऑफ एंटिटी ऑन ए पर्टिकुलर डेट, यहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है कि पर्टिकुलर डेट पे होता है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक एक ऑप्शन को वापस से इनका पोस्टमार्टम करते हैं कि पहला वाला गलत क्यों है। ये लेजर है कि डेफिनेशन लग रही है पहली चीज़ की, लेकिन बुक की वजह से हम इसको गलत कर देते हैं। लेजर में हर अकाउंट का डिटेल पोस्टिंग होता है, ट्रेल बैलेंस कोई भी बुक नहीं होती, एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, दूसरी की बात करें, इट इज स्टेटमेंट कंटेनिंग बैलेंस ऑफ डेब्टर्स एंटिटी। ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि डेब्टर्स जो शेड्यूल है, मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल के बोलते हैं हम, अकाउंट्स रिसीवेबल, सॉरी सी नहीं, रिसीवेबल। तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ डेब्टर्स नहीं होते, सारे लेजर बैलेंस आते हैं, जैसे एसेट लाइबिलिटीज आ गई, कैपिटल इनकम एक्सपेंस सब आते हैं। वैसे सिमिलरली दूसरा गलत है, क्योंकि डेब्टर्स क्रेडिटर्स लिस्ट अलग चीज है। ट्रायल बैलेंस में हर लेजर अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस आता है, कैश बैंक पास, परचेज सेल्स वेजेस एक्यूमुलेटेड आपका जो डेप्रिसिएशन होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड ड्रॉइंग्स कैपिटल सब कुछ आता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा सही है, ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट होती है, ठीक है बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें लेजर का क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को टू कॉलम्स में हम दिखाते हैं। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के टू कॉलम्स बनाते हैं, एक पर्टिकुलर डेट पर बनाते हैं, ये कोई चीज़ की डेट पर बनाते हैं, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं जिससे हम। ठीक है, तो अब फटाफट हम एक बार ट्रायल बैलेंस, जो पूरा हमारा ट्रायल बैलेंस है उसको खत्म करते हैं, रिवाइज करते हैं। जब ये कर रहे हो तो आप वीडियो पॉज करो यहाँ पे, और एक बार रिकॉल करो कि आपने ट्रायल बैलेंस में आपको क्या क्या चीज़ें याद आ रही है। जो चीज़ें याद आ रही है ठीक है, जो चीज़ नहीं आ रही है उसको बिल्कुल नोट डाउन करना है आपको, पेन और कॉपी आपको साथ लेके बैठना है। तो ट्रायल बैलेंस में इसका मीनिंग क्या होता है? जो लेजर होता है, लेजर से
निकाले गए सारे बैलेंस का स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पर। इससे हम क्या चेक करते हैं? इससे हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं। वर्ड पे ध्यान देना मेरे, मैं कह रहा हूँ अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करते हैं कि भाई अपना जो टोटल आपका जो डेबिट है वो टोटल क्रेडिट के बराबर है कि नहीं है, ये चेक करते हैं। दूसरी चीज, फाइनल अकाउंट्स। जैसे फाइनल अकाउंट्स आपके कौन कौन से थे? जैसे ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई आपकी। ये इसका बेस बनता है आपका कौन? ट्रायल बैलेंस। तो इसका नेचर क्या है? नेचर की बात करें तो इसके नेचर है ये नॉट एन अकाउंट, जस्ट ए स्टेटमेंट, जस्ट ए स्टेटमेंट। और एक और चीज, नॉट कंपल्सरी बाय लॉ, लेकिन बट फॉर कह सकते हैं आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। और और क्या याद आ रहा है आपको कि भाई एक और चीज करें तो व्हेन एंड हाउ प्रिपेयर्ड, हाउ प्रिपेयर्ड। टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग आप कह सकते हो कि आप यूजुअली ये ईयर के एंड में बनाया जाता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एंड ईयर में ही बनाओ। आप इसको मंथली बना सकते हो, क्वार्टरली बना सकते हो, और बिफोर एडजस्टमेंट बना सकते हो, कभी कभी एडजस्टमेंट के बाद भी बना सकते हो। आपका मेन पर्पज़ इसका इंटरनली पर्पज़ होता है आपका, जो आपका एक्सटर्नली होता है वो बैलेंस शीट होती है, आपके ट्रेडिंग लॉस, P&L अकाउंट बैलेंस, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब एक्सटर्नल यूज़ में आते हैं। जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो तो इंटरनल यूज़ का है, आप इसको कभी भी बनाओ। इसके कुछ मेथड्स होते हैं बनाने के, डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर करना है आपको तो आप जाके ट्रायल बैलेंस वाली क्लास देख लेंगे। इसके कौन कौन से मेथड है? 3 मेथड बताए थे मैंने आपको। एक बैलेंस मेथड होता है, एक आपका टोटल मेथड होता है, टोटल मेथड होता है, एक आपका टोटल कम बैलेंस मेथड होता है। यूजुअली कौन सा यूज़ करते हैं? कॉमनली आप ये यूज़ करते हो बैलेंस, ये बहुत रेयर होते हैं दोनों। ठीक है, और आप क्या क्या याद कर सकते हो? एक एरर वाली चीज़ें थी, एक बड़ा पेज ऐड कर देता हूँ कि भाई और क्या क्या दिखाते हैं हम। एक चीज़ ये होती है कि हम ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीज़ शो करते हैं और कौन कौन सी चीज़ शो नहीं करते, कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ करते हैं? आपके जैसे एसेट्स हो गए, एसेट्स, एसेट्स कौन से? जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, डेप्टर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, आपकी इन्वेंट्री हो गई जिसमें आपका ओपनिंग स्टॉक कहेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक, इन्वेंट्री का भी पर्टिकुलर बात करें तो। और आपके फर्नीचर हो गए, फर्नीचर हो गए, प्लांट हो गया आपका, और कुछ एक्यूमुलेटेड, आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। प्रीपेड हो गया, एडवांस हो गए, ये सब चीज़ें एसेट्स होते हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। हम इसमें लाइबिलिटीज़ भी ऐड करते हैं। लाइबिलिटीज़ जैसे कि आपका क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गए, बैंक के आपके ओवरड्राफ्ट हो गए जिसको ओडी कहते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए आपके, जीएसटी हो गया, जीएसटी पेबल जो है, और आपके प्रोविजंस हो गए, इनको ऐड करेंगे। इसके अलावा आपकी जो कैपिटल एंड आपकी जो ड्राइंग्स है उसको ऐड करेंगे। और एक और चीज़, ड्राइंग को तो करते हैं, क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, याद रखना। और कुछ और चीज़ें बात करें तो आप, एक सस्पेंस अकाउंट था, ठीक है थोड़ा। चलो एक चीज़ बताओ आप, चल मैं बता देता हूँ सस्पेंस अकाउंट तो आपको। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? इसका नेचर टेम्परेरी होता है। कब बनाते हैं? जब आपका ट्रायल बैलेंस का जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता, मतलब जब आपकी जो डेबिट और जो क्रेडिट की एंट्री है वो मैच नहीं करती, तब क्या बनाते हैं? सस्पेंस अकाउंट होते हैं, टेम्परेरी बनाते हैं। जैसे ही फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक कर देते हैं एरर को और इसको नील कर देते हैं। और एक चीज़ बताओ,
कहाँ थे हम? सॉरी, कॉल आ गया था, मुझे बीच में पॉज करना पड़ा। तो मैं सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहा था, जो कि मैंने आपको बता दिया था, एक टेम्परेरी होता है। और ट्रायल बैलेंस जब मैच टैली नहीं करता है, जब हमारे डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आते हैं, तो हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। जो भी एरर होती है उसको फाइंड करके ठीक कर देते हैं और सस्पेंस अकाउंट को डिस्क्लोज मतलब क्लोज कर देते हैं, डिस्पोज कर नील कर देते एक तरीके से। उसके अलावा मैं आपसे पूछ रहा था कि एक कॉन्ट्रा एंट्री होती है, कॉन्ट्रा बैलेंस होता है एक, कॉन्ट्रा एंट्री भी आप इसको कह सकते हो। तो ये क्या होता है, ज़रा कमेंट करके बताना कि ये क्या चीज़ होती है। शायद पिछले वाले लेक्चर में भी इसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और इसके अलावा कहाँ क्या पढ़ रहे थे हम, क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा हम एक एरर्स की बात करते हैं। जब हम ट्रायल बैलेंस पढ़ ही रहे हैं तो एरर्स की बात करते हैं कि भाई जो ट्रायल बैलेंस होता है वो क्या पकड़ता है, मतलब वर्सेस दोनों चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या चीज़ वो डिटेक्ट कर लेता है और कौन सी चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ये चीज़ हम एक बार डिस्कस करते हैं। एक और पेज ऐड कर देता हूँ बस। ठीक है। तो डिटेक्ट की बात करें, डिटेक्टेड, मान लो ट्रायल बैलेंस बनाया, क्या क्या चीज़ डिटेक्ट की उसने? रॉन्ग कास्टिंग को, रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग मिस्टेक। आप टोटलिंग में कुछ मिस्टेक कर दो, उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा कि आपने डेबिट साइड था एक और एक क्रेडिट साइड था, डेबिट साइड में कुछ गलती कर दी और यहाँ पे देखा तो ये मैच नहीं हुआ, तो आप वापस चेक कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो आपका फिर सही हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपके दोनों बराबर मैच कर जाए। ठीक है। एक चीज़ तो ये डिटेक्ट कर लेता है। एक अनइक्वल पोस्टिंग, भाई आपने एक तो जोड़ में ही गलत कर दी और एक आपने पोस्टिंग ही अलग अलग कर दी। जैसे आपने डेबिट साइड तो 1000 डाल दिए और क्रेडिट साइड आपने 100 डाले, तो अब जब डेबिट साइड की एंट्री करोगे तो 900 कम आएगा आपका, सॉरी 900 ज़्यादा आएगा। और टोटलिंग एरर मैंने बता दिया। और इसके अलावा एक सिंगल साइडेड पोस्टिंग, भाई आपने डेबिट साइड तो डाला लेकिन क्रेडिट साइड डाला ही नहीं, उससे आपको ये चीज़ वो डिटेक्ट कर लेगा। कौन कौन सी चीज़ें वो डिटेक्ट नहीं कर सकता ट्राई बैलेंस? नॉट डिटेक्ट। हमने एरर्स पढ़ी थी, कौन सी, एक बार रिकॉल करो एरर्स वाला जो चैप्टर था। एक पढ़ी थी हमने एरर्स ऑफ ओमिशन, जिसमें भी हमने एक तो फुली पढ़ा था। अब ज़्यादा हम अंदर नहीं घुसेंगे, थोड़ा रिकॉल करवा रहा हूँ कि एक पार्शियल ओमिशन पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या था कि भाई कोई एंट्री है वो कम्प्लीटली हमसे, फुली का मतलब बता रहा हूँ, कम्प्लीटली कम्प्लीटली हमसे मिस हो गई कि हमने वो एंट्री नहीं की, तो वो होता है ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। एक होती है एरर ऑफ कमीशन। मैंने बताया था कि जैसे किसी और को देना था, किसी और को उसका कमीशन दे दिया, तो उस भाई राम की जगह पे मैंने कहा था कि आपने शाम को दे दिया, उसके अकाउंट में डाल दिए, तो इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकता। कैसे? जैसे एरर ऑफ फॉर्मेशन की बात करूँ कि आपने कुछ छोड़ा था, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, आपको कुछ किसी एंट्री को पास करना था, तो आपने ना तो डेबिट साइड की ना क्रेडिट साइड की, तो उससे जब टोटल करोगे तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप राम की जगह शाम के अकाउंट में लिख देते हो, तो डुअल एस्पेक्ट्स, मतलब आप कहीं से उसको डेबिट कर रहे हो तो एक जगह क्रेडिट भी कर दोगे, तो उसकी टोटलिंग करोगे दोनों की, तो भी वो सेम आ जाएगा। इस चीज़ को भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। एक एरर ऑफ प्रिंसिपल की होती बात की थी हमने, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि भाई आप कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू की बात की थी हमने उसमें, कि भाई आप कैपिटल वाले आइटम को रेवेन्यू में डाल दोगे या रेवेन्यू वाले आइटम को कैपिटल में डाल दोगे, तो कोई उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेबिट साइड भी डल जाएगा, क्रेडिट साइड भी डल जाएगा। इसमें प्रिंसिपल की एरर तो ये है, लेकिन उस चीज़ को आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में। इसके अलावा एक हमने पढ़ा था कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर, कि भाई आपने एक गलती की डेबिट साइड और एक सेम गलती आपने क्रेडिट साइड कर दी, तो भी वो लास्ट में मैच हो जाएगा। इस चीज़ को इस वजह से भी वो डिटेक्ट नहीं कर सकता आपका। एक आप एक
ट्रांसपोजिशन या आप स्लाइड की गलती कर सकते हो, जैसे आप कोई 3240 लिखना था आपको, आपने 2420 लिख दिया। ठीक है, तो आपने इसको भी डेबिट साइड लिखा, क्रेडिट साइड भी लिख दिया, डेबिट साइड इसको भी लिखा, क्रेडिट साइड भी इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, तो टोटलिंग करोगे तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये होता है कि रॉन्ग अमाउंट एंटर हो गया दोनों साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। एक तो आप छोड़ देते हो एरर ऑफ ओमिशन, एक आप करते हो लेकिन दोनों साइड सेम कर देते हो, ये इससे भी आपका ये बराबर आएगा, ये भी आपको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कुछ और चीज़ है जो बता देता हूँ। बस एक और पेज, एक एक करके 3 ऐड कर दिए, चलो कोई बात नहीं, आपके काम ही आएगा। हम एक चीज़ देखिए, लेजर होता है। जब ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और देख लें लेजर के। लेजर क्या होता है? डिटेल्ड बुक ऑफ अकाउंट्स। लेजर क्या होती है? डिटेल्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये क्या होता है? ट्रायल बैलेंस ये होता है स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस, और वो भी एक डेट पे। और ये काम आता है इंटरनल चेक में। इंटरनल चेक में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट, वो क्या बताती है? आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस को बताती है। इसमें आप एएलसी याद किया था आपने, एएलसी याद कराया था, ये ऐसे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर आप इसको इक्विटी भी कह सकते हो, इक्विटी। कि भाई आपका जो एसेट है वो लायबिलिटी और कैपिटल के सम के बराबर होता है। और ये होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए। इंटरनल के लिए तो होती है लेकिन ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज की जाती है मेनली। ठीक है, तो कॉमन चीज जो चीजें आपको याद रखनी है वो क्या है कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो एक तरह का क्या है? स्टेटमेंट है। और आपके इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच कराने के लिए इसको हम बनाते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार, मैं पिछले लेक्चर में बताना चाहता था, मुझे भूल गया था, अब याद आया कि भाई जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग, अब एक और चीज याद आ गई इससे मुझे, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये अक्सर क्या होता है? आउटसाइड होता है आपके ट्रायल बैलेंस से। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि मैंने यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक डाला था, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक नहीं डाला था। वो क्यों नहीं डाला था? क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है कि जो ट्रायल, ये आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अक्सर आउटसाइड होता है ट्रायल बैलेंस के, जब तक कि, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, अनलेस एंट्री पास्ट, जब तक आपने उसकी एंट्री को पास नहीं किया हो किसी लेजर में या जनरल में कहीं। इससे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक होता है रिटर्न इनवार्ड्स, रिटर्न इनवार्ड्स जिसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। याद करो, रिकॉल करो, एक चीज़ बताई थी कैसे कैसे काम करता है, और इसके साथ एक और बताया था मैंने आपको, रिटर्न आउटवार्ड्स, रिटर्न आउटवार्ड्स। अब आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इस चीज़ को रट लेना, मुझे लग रहा है कि इस बार इससे सवाल पूछा जाएगा, इस पर्टिकुलर इस चीज़ से, तो इसको कहीं दीवार पे चिपका लो अगर याद नहीं रख सकते हो तो। रिटर्न आउटवार्ड्स जिसको हम कहते हैं कि परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो जो आपका रिटर्न इनवार्ड है ना, वो हमेशा आएगा डेबिट साइड पे, इसको याद रख लो आप। और जो आपका रिटर्न आउटवार्ड है ना, जो परचेज रिटर्न है, वो आएगा क्रेडिट साइड पे। बस इसको आप याद रख लो, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पूछेगा और कुछ नहीं करेगा, आप एक रट लो बस इसको। ठीक है, तो इससे हमारा ये पूरा ट्रायल बैलेंस वाला ख़त्म हो जाता है एक बार। और कुछ चीज़ें हो तो एग्जांपल की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, और
चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वेजेस जो 87 नंबर का क्वेश्चन है पेपर में आपके, जब पेपर देखोगे, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी को, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए जो वेज दिए हैं, पे किए हैं, वो डेबिट होते हैं कौन से अकाउंट से? वेज अकाउंट से होते हैं, मशीनरी अकाउंट से होते हैं, इंस्टॉलेशन अकाउंट से होते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होता है? तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अरे ये वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो खैर है ही नहीं, आपका आंसर होगा मशीनरी अकाउंट। वेज अकाउंट आपका आंसर क्यों नहीं होगा? देखो, जैसे वेजेस नॉर्मल काम, जैसे कौन से काम हो गए? डेली लेबर हो गया, डेली लेबर, लोडिंग हो गई, अनलोडिंग हो गई, और कोई रूटीन वर्क हो गया, इनके लिए होता है वेजेस। ठीक है, लेकिन वेज का पर्पज इंस्टॉलेशन नहीं है। हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर वर्ड देता है यूपीएससी, इंस्टॉलेशन। वेज का काम क्या नहीं है? इंस्टॉलेशन काम नहीं है, इसलिए आपका ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। मशीनरी अकाउंट आंसर है इसका, लेकिन बाद में देखते हैं, इससे पहले हम देखते हैं इंस्टॉलेशन अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, लार्ज कंपनीज होती है, उनमें टेम्परेरी इंस्टॉलेशन अकाउंट होता है। वैसे तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन टेम्परेरी इंस्टॉलेशन अकाउंट बना लिया जाता है, क्योंकि उनके ज़्यादातर मशीनरीज का काम होता है, तो इंस्टॉलेशन अकाउंट्स अलग से बना लेते हो। ओपन करती है वो करती है उसमें सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, बट लास्ट में जो होता है ये मशीनरी अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना कि जहाँ इंस्टॉलेशन अकाउंट बना हुआ है, वो लास्ट में उसको मशीनरी अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो लास्ट में जो इंस्टॉलेशन अकाउंट है उसको मशीनरी अकाउंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है एक तरीके से, बस उसका नाम चेंज रखा जा रहा है कि इंस्टॉलेशन के टाइम। प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात करें तो हम, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सिर्फ वो खर्चे जाते हैं जो करंट ईयर के अर्निंग से रिलेटेड होते हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर होनी चाहिए, जो करंट ईयर के उससे रिलेट होता है। लेकिन आपने कोई मशीन ली, उसका इंस्टॉलेशन करा है, तो एक साल के लिए थोड़ा मशीन ली, हो सकता है 20 साल आप उसको चलाओ। तो आप इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसलिए नहीं डालोगे, तो बिल्कुल ही रद्दी ऑप्शन डाल रखा था। मशीनरी अकाउंट क्यों है? इंस्टॉलेशन वेज मशीन की कॉस्ट का पार्ट है। मशीन तब तक यूजेबल नहीं होती, जो आपकी मशीन है वो तब तक यूजेबल नहीं होती जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाती। तो इसका खर्चा भी मशीन वैल्यू में ही उड़ाना होता है। फिर कोई मशीन रखी है, चलो अपने पास रखी है, आप 1000 रुपये की मशीन खरीद लाए, काम नहीं ले रहे अभी इसको, कोई मतलब की है क्या? नहीं, आप इसको 100 रुपये लगा के इंस्टॉल करवाते हो, तो आपकी 1100 रुपये की पड़ी है पूरी, तो ये आपका जाएगा मशीनरी अकाउंट में, इसलिए आपका ये सही है। ठीक है, और कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एक चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे आपका इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है ये चीज़, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। रेवेन्यू यार स्पेलिंग देख लेना क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इफेक्ट, इसका पहले तो इफेक्ट देखते हैं, सॉरी पहले इसका पर्पस देखते हैं। पर्पस कोई देखते हैं कैपिटल। तो कैपिटल जब एक्सपेंडिचर हो रहा था, तो उसका पर्पस होता है फ्यूचर बेनिफिट। बेनिफिट इसका पर्पस होता है। लेकिन ये क्या होता है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो होता है करंट पीरियड बेनिफिट। इससे इसका इफेक्ट देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। एसेट्स की वैल्यू जो होती है, एसेट्स की वैल्यू वो क्या करती है, बढ़ती है, लेकिन ये जाता है P&L एक्सपेंस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका। जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो मैं, मशीन हो गई, इधर बात करें तो रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ठीक है, ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर्पस याद रखना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है वो फ्यूचर बेनिफिट, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो करंट पीरियड का बेनिफिट, और जो ये होता है ये P&L एक्सपेंस में दिखाई देता है।
तो यह जो वेज आपको दिखाया गया था इस क्वेश्चन में, दे हेल्प इन ब्रिंगिंग मशीन इनटू यूजेबल कंडीशन। इसलिए क्या करते हैं हम इसको करते हैं हम कैपिटलाइज्ड। इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा था आपको, इसलिए इसको कैपिटलाइज्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वेज होते हैं, कौन सा वेज है, इसको इस वेज को जोड़ना पड़ता है, फिर वेज को जोड़ेंगे तभी तो कैपिटलाइज्ड होगा मशीनरी में, इसलिए इसको डालते हैं मशीनरी अकाउंट में। अब आ गया समझ में? जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं, एसी खरीदो आप, एक एसी की जो प्राइस है वो है 40,000 की, इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो है 1500 के। तो आप ये मत कहो कि मैंने एसी 40,000 की खरीदी, मैंने एसी खरीदी कितना हो गया, 41,500 की खरीदी, ये कहना है अगली बार से। ठीक है, तो एसी की ये टोटल कॉस्ट आप पे पड़ी है, क्योंकि एसी खरीद के लाए, अब यूज़ नहीं लोगे तब तक कौन मानेगा कि एसी लेके आए आप, क्या हो सकता है ख़राब हो। ठीक है, तो आपको मेरा जो पर्पस था वो ये था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालना है, इसलिए वेजेस को भी हम कहाँ डालते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो मशीनरी अकाउंट में जाता है। मशीनरी अकाउंट क्या है? ये एक एसेट की तरह, जो मशीन है हमारी वो एसेट की तरह काम करती है, और जो एसेट बढ़ाता है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आ गया समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन आर करंट लायबिलिटीज पेबल, रद्दी सवाल, विद इन ईयर, ऑप्शन पहला ही है। कितनी बार, पता नहीं कितनी बार लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ, करंट नॉन करंट। करंट क्या होता है? पेबल या रिसीवेबल, इन जो अगर रिसीवेबल है तो करंट एसेट बन गया, पेबल है तो लाइबिलिटी बन गई, करंट लाइबिलिटी है तो पेबल इन विद इन ईयर। ठीक है, तो और ऑप्शन तो कोई आती नहीं इनको तो डिस्कस करने की। हम थोड़ा सा और कुछ देखें तो करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें हम, तो जो मैंने आपको बता दिया कि ये विद इन 12 मंथ्स आपको पे करनी है। और एग्जाम्पल की देख बात करें तो जो, चलो करंट जो आपकी लाइबिलिटीज़ है उनकी स्पेलिंग यार लिखते लिखते गलत हो जाती है, उनके एग्जाम्पल देखते थे कौन कौन से होते हैं। जैसे क्रेडिटर्स हो गया, सप्लायर को पेमेंट करना है किसी को, बिल्स का पेमेंट करना है, बिल्स पेबल हो गए आपके। शॉर्ट टर्म आपके जो लोन हो गए, शॉर्ट टर्म जो कि 12 महीने तक के शॉर्ट टर्म लोन हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, जैसे सैलरी हो गया, सैलरी ड्यू है वो जो, रेंट हो गया, रेंट ड्यू है, जीएसटी, टैक्स, बैंक ओवर ड्राफ्ट ओडी, ये हो गए आपके एग्जाम्पल। मतलब जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है जो कि 12 मंथ से अंदर अंदर आपको पे करने, वो होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज। इसलिए ठीक है, तो और कुछ चीज़ आपको बताऊं करंट नॉन करंट, फिर वही चीज़ इसका उल्टा हो जाएगा कि जो 12 मंथ के बाद होती है। और एक, चलो एक और एक छोटी सी स्लाइड ऐड कर दूं बस, छोटी की जगह बड़ी हो गई यार, चलो फिर बड़ा ही देख लेते, थोड़ा कुछ बड़ा पढ़ लेते। तो करंट लाइबिलिटी मैंने आपको बता दी कि पेबल इन 12 मंथ्स, नॉन करंट लाइबिलिटी 12 मंथ्स के बाद। एक हमने पढ़ा था कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी, और एक एसेट भी पढ़ा था, कंटीजेंट एसेट। क्या है, चलो कमेंट करके आप ये चीज़ बताओ। बता देता हूँ यार, मेरा मन नहीं मानता है। जैसे कोई कोर्ट केस का हमने एग्जांपल देखा था लेक्चर में, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो अगर आप जीत रहे हो, मान लो ए था और बी था, दोनों के बीच किसी भी चीज़ को लेकर कुछ कोर्ट केस हो गया था, तो इसमें ए कहता है कि ए बी मुझे क्या देगा, पैसे देगा, मनी देगा। लेकिन ये कोर्ट के ऊपर है, अब ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या केस था, सही होगा। अगर ए सही है तो उसको पैसे बी को देने पड़ेंगे, तो अगर बी को देने पड़ेंगे तो ए के लिए वो क्या हो जाएगा, आपका वो कंटिजेंट एसेट बन जाएगा। और बी के लिए क्या बन जाएगा, वही चीज़ आप बी के लिए क्या बन जाएगी, कंटिजेंट लाइबिलिटी। और वाइस वर्सा भी ट्रू है इसका, अगर इसको कुछ देना पड़ा है तो बी के लिए एसेट बन जाएगा, ए के लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है। चलो इसमें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस द सेम? मुझे इसका आंसर बताओ। जैसे नो बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस शीट, ये फर्जी ऑप्शन है। यस एक्सेप्ट वेयर द ट्रायल बैलेंस, ये भी फर्जी ऑप्शन है। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास। नो देयर इज समटाइम्स गुड रीजंस व्हाई दे डिफर,
जैसे हमने एरर ऑफ कमीशन पढ़ा है, उसमें तो खैर कमीशन पढ़ा है, उसमें तो डिटेक्ट होता ही नहीं ट्रायल बैलेंस में, लेकिन जैसे टोटलिंग गलत हो गई, रॉन्ग कास्टिंग हो गई, तो वहाँ पे आपका गलत हो सकता है। लेकिन ये सवाल पढ़ो, क्या ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग समान होता है? इस एक बार थोड़ा सा इसको एनालाइज करो, वीडियो पॉज कर लो चाहे 1 मिनट, और एक बार थोड़ा सोचो कि ये पूछ रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है तो उसका डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होता है क्या? तो आप इसमें दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही दोगे, बिन पढ़ते ही एलिमिनेट कर दो, कोई मतलब वाली बात चीज़ नहीं है। तो लेकिन जो पहला ऑप्शन कह रहा है नो देयर आर समटाइम्स गुड रीजंस व्हाई दे डिफर, तो एक बार के लिए आपको माइंड में जाएगा कि यार हमने एरर्स पढ़े थे, टोटलिंग में गलत हो गई, या एक साइड हमने डेबिट में डाल दिया था, क्रेडिट में नहीं डाला, वहाँ गलती हो सकती है। लेकिन इसका आंसर होगा यस ऑलवेज। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, वो भी होता है ऑलवेज। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करता हूँ कैसे, एक पेज ऐड कर देता हूँ। ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या है, पहले तो ये बताओ, पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या? ये डेबिट और क्रेडिट को मैच करवाना इसका पर्पज है? ये सोचो, और थोड़ा सा आप देखो, खुद थोड़ा सोचा करो। आप थोड़ा उन चीज़ों पे थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात कर सोचोगे, बिठाओगे लॉजिक, तो वो चीज़ें आपके माइंड में घूमेगी, और आपका माइंड थोड़ा सा शार्प होता है ऐसी चीज़ जब आप उसको एक्सरसाइज कराते हो। जैसे बॉडी की एक्सरसाइज कराते हो तो मसल्स गेन होती है, वैसे ही आप माइंड की एक्सरसाइज कराते हो तो आपका जो माइंड है वो स्ट्रांग बनता है इस चीज़ से। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसका पर्पस तो हमने देख लिया कि क्या करना होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर रही है कि इस चीज़ को चेक करना होता है। लेकिन क्या यही पर्पज होता है सिर्फ इसका कि डेबिट और क्रेडिट साइड को मैच करना? हम्म हमेशा ये पर्पज नहीं होता, ये सिर्फ हम एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अधूरा है क्या। अब एक केस लेता हूँ कि आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर नहीं आया, तो क्या ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे इस केस में आप या तो उसको ढूंढ लोगे एरर को और उसको सही कर दोगे, और नहीं ढूंढते हो तो आप सस्पेंस अकाउंट बना लोगे और उसको ढूंढ के फिर इसको क्लोज कर दोगे। लेकिन एट द एंड आपको क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को मैच करवाना, तब जाके ट्रायल बैलेंस का पर्पस पूरा होता है। तब जाके आपका होगा कि हाँ, आप ट्रायल बैलेंस, जो आपका ट्रायल है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए हमेशा जो आपका ट्रायल बैलेंस का जो पर्पस रहेगा वो सिर्फ मैच करवाना ही नहीं रहेगा कि आपने डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच करवाया, नहीं आया और इसको छोड़ दिया, नहीं। आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा और एट द एंड आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच करवानी पड़ेगी, तब जाके ट्रायल बैलेंस कंप्लीट माना जाएगा। इसलिए ऑलवेज, यस ऑलवेज, आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड सेम रहता है। ठीक है? अगर इक्वल नहीं है तो क्या है, एरर है। एरर है तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, तब जाके ट्रायल बैलेंस का पर्पस पूरा होगा आपका। ठीक है? और इसके अलावा एरर्स हम मैंने बता ही दिया आपको कौन कौन से टाइप की है, और तो कुछ है नहीं खास ट्रायल बैलेंस में, इतना ही है जो लगभग हमने ट्रायल बैलेंस का तो खैर पूरा ही पढ़ लिया, लेक्चर ही वापस रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द फर्स्ट बुक इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड? कम से कम 100 बार बोला होगा मैंने इस चीज़ को कि भाई कौन सी पहली चीज़ है, कौन सी बुक है। देखते ही आंसर मारना है, जनरल। कितनी बार ये डब्बे बनाए होंगे, जनरल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट या फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, हमारे ज़रूरत है जहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ गया, फिर बैलेंस शीट आ गई। कितनी बार बोला होगा, सबसे पहले जे को यू कर करके, पता नहीं, पहले मैं जे यू बनाता था लेकिन इतनी बार बनाया कि जे सही बनने लग गया। तो पहली बुक कौन सी होती है, वो होता है जनरल। व्यावसायिक लेन देन में सबसे पहले किस बही में बही होती है, वो आपकी जनरल होती है, वो पहली बुक होती है जनरल। ठीक है? तो आप कह सकते हो कि इन अकाउंटिंग एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बाय फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ से इस चीज़ को रिकॉल करो कि जब आप जनरल बना रहे हो तो एक साइड कहाँ गया यार, डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा, कुछ ना कुछ डेबिट करोगे आप। कर रहे हो, जब आप डेबिट क्रेडिट कर रहे हो तो फर्स्ट प्लेस कौन सी होती है, फर्स्ट प्लेस where the transaction is written in full detail in the
जर्नल, जर्नल। इसलिए जनरल को और क्या बोलते हैं? जनरल का दूसरा नाम क्या होता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, इसलिए जनरल को क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बुक ये है। हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, और कुछ जरूरत है कुछ रीजन को लिखने की तो शॉर्ट नरेशन भी यहाँ लिख देते हैं, जिससे हमको जब हम उसको पोस्टिंग कर रहे हो, पोस्टिंग क्या होता है लिखो, बताओ पोस्टिंग कितनी बार बोला होगा, पोस्टिंग क्या होता है ये बताओ क्या होता है। तो ये आपका जनरल होता है। इसके अलावा कैश बुक बताऊं क्या यार, छोड़ो, कोई और क्वेश्चन आएगा अगले पेपर में, वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैश बुक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेजर, जैसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जनरल को कहते हैं, वैसे जो आपका लेजर होता है, लेजर उसको कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। और जो जनरल से बता ही देता हूँ मैं, जनरल से लेजर में डालते हैं उस चीज़ को कहते हैं पोस्टिंग। ये होता है पोस्टिंग। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि भाई हमारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर है या नहीं। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो 2016 से भी रद्दी पेपर लगा मुझे, तो 2020 का सही बताऊँ तो 2016 का तो था ही था रद्दी, लेकिन 2020 का तो इससे भी रद्दी लग रहा है। कुछ काम के सवाल ही नहीं पूछ रखा। दूसरा सवाल देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ एक थोड़ा सा काम का सवाल आपका आया है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा होता है? सकल लाभ, हिंदी में कहे तो सकल लाभ कौन सा होता है? सकल ग्रॉस प्रॉफिट कब निकालते हैं? एक पहली चीज तो ये बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट, और एक होता है नेट प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस पता होगा। ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने आपको एक पेंसिल का एग्जांपल देके बताया था जब हमने इसको पढ़ा था। कोई पेंसिल है, अच्छी पेंसिल बनी है नटराज की, रॉ मटेरियल भी आया होगा, वेजेस भी लगी होगी, जहाँ बना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी लगी होगी। ठीक है, ये सब चीज होती है, ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और एक पेंसिल तैयार होगी 10 रुपए की, अब इस 10 रुपए को बनाने में 3 रुपए लग गए, ये आपका क्या है? ये उसकी कॉस्ट है। यहाँ तक। अब आप इसको मार्केटिंग कर रहे हो और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, ये सब बात की चीजें हैं। इन सब को नहीं, यहाँ तक का जो कॉस्ट होता है वो होता है डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। इसके बाद जो कॉस्ट हो रहा है उसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट, या इनडायरेक्ट आप इसको टैक्स कह सकते हो। ये एक डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स कह सकते हो इस चीज को। एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, चलो आंसर दे देते हैं पहले कि आंसर क्या होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, कोई मतलब वाली बात नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक को जोड़ रहे हो तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। सेल्स लेस, सेल्स लेस मतलब जो सेल्स में से आप घटा रहे हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही आपका आंसर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ तक जो लगी वही है कॉस्ट उसकी, तो आपकी जो भी सेल्स हुई उसमें से आप यहाँ तक की जो कॉस्ट घटा दोगे वो हो जाएगी आपकी ग्रॉस। अब ग्रॉस में से आगे की जो ये वाली कॉस्ट है, ये वाली चीज है, ये जो टैक्स वगैरह सब ये घटा दोगे, जो आप इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हो या इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हो, इससे आएगा आपका नेट प्रॉफिट, जब आगे की कॉस्ट भी आप हटा देते हो तो। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? बिजनेस ने गुड्स को बेचा, उसे बेचकर जो प्रॉफिट कमाया विदाउट कंसिडरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरी हो गई आपकी, ऑफिस का रेंट हो गया, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी और ऑफिस का रेंट, आपने कुछ कैपिटल उधार पे लिया था उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा होगा, ये सब काट दोगे आप यहाँ से तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंपली कह सकते हैं हम कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स में से आप जो कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो बिके हैं आपकी उनकी कॉस्ट को उठा दो, याद कर दो इसको। नेट क्या होता है? नेट, नेट प्रॉफिट, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था, जो ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से आप जो इनडायरेक्ट
कोस्ट या इनडायरेक्ट टैक्स कह दो, आईटी में इनकम टैक्स नहीं कह रहा, इनडायरेक्ट टैक्सेस या कोस्ट आप जो भी कहना चाहो उसको हटा दो तो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब पहले आप ग्रॉस पे जाओगे उसके बाद आप नेट पे जाओगे, ठीक है। जैसे आप जीडीपी पढ़ते हो, एक जीएनपी पढ़ते हो, जीडीपी जो भी आती है तो आप जीडीपी में से क्या घटाते हो, डेप्रिसिएशन, तो आपका क्या आता है, जीएनपी आता है। ग्रॉस की जगह क्या आता है, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही ग्रॉस नेट प्रोडक्ट आता है आपका जीडीपी में से, आप जी डेप्रिसिएशन हटाते हो। इकोनॉमिक्स की तरफ घुस गए, चलो उसको हटाओ, अभी अकाउंटिंग में रहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला एक और बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स का फॉर्मूला भी, चलो वापस। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका फॉर्मूला होता है जो आपका ओपनिंग स्टॉक है प्लस जो आपकी परचेज हुई है प्लस आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है उसमें से आप माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक। ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस इसकी बात करें हम, ये क्या चीज़ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गुड्स को रेडी टू सेल बनाने में लगती है वो होती है। इसमें क्या क्या हो गया आपका, वेजेस हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हो गए, ये सब आपके डायरेक्ट कॉस्ट है। इसमें से आप इसको भी जोड़ना पड़ेगा आपको, परचेज किए कुछ रॉ मटेरियल, जो आपका ओपनिंग स्टॉक है उसको भी जोड़ोगे, उसमें से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमने देख लिया था क्लास में 107 नंबर, आई डोंट नो अभी कौन सा क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि विच अकाउंटिंग कंसेप्ट सपोर्ट नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स बट प्रोविजंस फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। कौन सी संकल्पना संभावित हानियों का प्रावधान करती है पर लाभों की प्रत्याशा नहीं करती। मैचिंग कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, कल की क्लास में कितनी बार देखा होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपके एक्सपेंस, जो आपके प्रॉफिट्स या लॉस है वो, या जो जो आपका रेवेन्यू, सॉरी, जो आपका रेवेन्यू है उसी पीरियड से मैच करना चाहिए या एक्सपेंस हुए हैं, या फिर जो एक्सपेंसेस है वो आपके रेवेन्यू वाले जिस पीरियड में रेवेन्यू है उसी से मैच करना चाहिए, ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जो सिर्फ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करो। जैसे 100 करोड़ का बिजनेस में आप 10 रुपए की चाय को ऐड कर रहे हो, ये नॉट रिलेवेंट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में कहता है कंसिस्टेंसी, क्या कहता है, कंसिस्टेंसी कहता है कि जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो पिछले ईयर में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के या किसी और चीज़ के अकाउंटिंग के, आप उनको सेम फॉलो करना है आपको, ये कहता है। तो बचा क्या, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादिता। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि भाई जो आपके लॉसेज हैं उनको तो आपको रिकॉर्ड करना है, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं उनको तभी रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो जाए, उससे पहले नहीं। तो कंजर्वेटिज्म, कंजर नहीं कंजर्वेटिज्म, वाई कंजर्वेटिज्म नीडेड। पहली चीज बात करें तो बिजनेस प्रॉफिट को जल्दी रिकॉर्ड कर लेगा। अगर कोई बिजनेस है वो प्रॉफिट को जल्दी रिकॉर्ड कर लेगा तो क्या हो जाएंगे, स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, इन्वेस्टर्स या बैंक्स जो लोन देंगे उनको, ये क्या हो जाएंगे, मिसलीड हो जाएंगे। बट अगर लॉस को, इस पहली चीज मैंने बताई कि भाई अगर जो प्रॉफिट्स है उनको रिकॉर्ड कर लेगा पहले ही तो क्या हो जाएगा, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, इन्वेस्टर्स या बैंक से उनको मिसलीड करेगा। लेकिन अगर लॉस को करता है पहले ही तो क्या होगा, बिजनेस सेफ साइड पे रहता है। बिजनेस क्या रहता है, सेफ साइड पे रहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू एंड फेयर होते हैं। भी इनको पता है कि लॉस होने वाला है और इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया पहले। और एक चीज बताई थी मैंने आपको कि कंजर्वेटिज्म कहाँ अप्लाई होता है। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ एरिया,
तो अब क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वाला चैप्टर याद करो। इसमें कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, या तो लोअर ऑफ कॉस्ट पे आपको रिकॉर्ड करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट, या फिर मार्केट प्राइस पे। ठीक है, जिसको हम शायद NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूँ तो मैं, कॉस्ट किसी आपके स्टॉक की वो 100 रुपये, मार्केट में चल रहा है वो 90 रुपये का, तो जो भी है तो आपको कम है उसको ऐड करना है, रिकॉर्ड करना है, 90 आपको रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही एक प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स, पॉसिबल जो डेब्टर लॉस है, भाई ये जो आपको किसी को आपने उधार पैसे दिया, कहीं से पैसे आने हैं आपको, उनका आपको लग गया कि वो डूबना है, जो पॉसिबल डेब्टर है, जिनका क्या लॉस कम कंफर्म है आपको लगभग, तो उनको आपको रिकॉग्नाइज करके उनको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर आप प्रोविज़न बनाओगे, ये मेरा पैसा डूब गया इसके लिए प्रोविज़न है। ठीक है, तो ये इनका एरिया है, और इसको ये कैसे अप्लाई करना है आपको, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और तो एक NCERT की लाइन है, NCERT की लाइन है जो बिल्कुल एग्जाम फेवरेट है एग्जामिनर की, कौन सी है, ये है एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। इस लाइन को याद रखना, ये आता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा 108, उसके बाद 109, उसके बाद 110। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कुछ खास ऐसा रिवाइज करने को आता नहीं है इसमें भी। तो ये वाला देखो, which one of the following accounting concept is applied by an entity where events such as new competitor and entering in the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the books of accounts। हिंदी में, बाजार में कोई नया प्रतिस्पर्धी जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रवेश करने में उत्पादन और विपणन, उत्पादन विपणन क्या होता है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जब लेखापढ़ी में प्रकट नहीं की जाती, तब किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में कौन सा लेखा संकल्पना, कि आप मैचिंग कॉन्सेप्ट अभी देखा, तो ये तो ऑप्शन आंसर है नहीं, मैचिंग कॉन्सेप्ट की तो कुछ परिभाषा नहीं है यहाँ पे, कॉस्ट कुछ है नहीं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम अकाउंटिंग में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो मनी की टर्म्स में लिखी जा सकती है, मनी टर्म्स में। यही तो कह रहा है कि नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों नहीं डिस्क्लोज कर सकती, क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ मनी टर्म्स। जो आपका न्यू कॉम्पिटिटर एंटर कर रहा है, भाई कर रहा होगा, जो आप मार्केटिंग और जो कौन सी टीम दे रखी है इसमें, कहाँ गया यार, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनके बीच क्लासेस चल रहे हैं, उस चीज़ को कैसे अकाउंटिंग में आपके बुक्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लोगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ मनी टर्म्स, इसलिए उस चीज़ को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपका, ये कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट आपने पढ़ ही लिया। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बताता है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जैसे सेल पे या डिलीवरी पे, और जो आपकी क्वालिटी मार्केट इवेंट से रिलेशन नहीं है इस चीज़ का आपको कुछ भी। और कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है, कॉस्ट कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि जो एसेट्स को ओरिजिनल जो कॉस्ट है उन पर रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो इसमें आपका कोई मतलब नहीं है कॉम्पिटिटर वाली चीज़ का। और एक स्लाइड और ऐड करूँ क्या, नहीं इसमें कुछ बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं, बस आपका जो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है वो यही कहता है कि आप अकाउंटिंग में उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हो जो मनी के टर्म्स में लिखी जा सकती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच कंसर्न प्रिपेयर्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। विच कंसर्न, प्राप्ति और भुगतान, पहली चीज़ तो ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट देखते हैं आपको स्ट्राइक करना चाहिए माइंड में, कल ही पढ़ा था, NGO या NPO। ऑप्शन में देखो, ट्रेडिंग कंसर्स नहीं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्स चलो छोड़ो एक बार के लिए,
हमको NGO NPO नहीं मिला, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिल्कुल नहीं, कंपनीज रजिस्टर बिल्कुल ही नहीं है, तो बचा क्या, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, इन्हीं को कहते हैं NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इसलिए वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं आपके। ठीक है, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, चैरिटेबल की बात कर रहे हैं हम, ट्रस्ट हो गए और टेम्पल्स हो गए, गुरुद्वारा हो गए आपके। ठीक है, तो आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स थोड़ा सा आज वापस रिवाइज कर लेते हैं इन चीज़ों को, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका, यहीं से स्टार्ट करता हूँ, जो आपका रिसिप्ट्स एंड जो पेमेंट्स अकाउंट है उसका नेचर किस टाइप का होता है। नेचर होता है, समरी होती है, समरी ऑफ कैश बुक, जो इनकी कैश बुक होती है उसकी समरी होती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स, इसमें कैपिटल प्लस रेवेन्यू बोथ आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिखाता है, शोज, ये दिखाता है ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस की जगह आप कैश करो, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस जो भी है, और क्लोजिंग, क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू नो हाउ कैश मूव ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। और एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, अगर आपने उस लेक्चर को रिवाइज किया तो इसमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें एक तो डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, तो आपको ये बताना है कि कौन सी साइड जाएगी वो। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये आपका इसमें डालना है आपको, आपको खुद कोई एक्सरसाइज करनी है कि आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स याद है कि नहीं। एक तो आपका ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस है, जो एक चीज़ तो आपको ये रिकॉर्ड कर देख बताना है कौन सी जगह जाएगा। सैलरीज पेड ये बताना है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ये बताना है, उसके अलावा रेंट पेड ये डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। डोनेशंस, परचेज, परचेज ऑफ फर्नीचर, एक एंट्रेंस फी मिलती है उसको, एंट्रेंस फी रिसीव्ड, और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसको मुझे बताना, डेबिट साइड लिखना कमेंट में, उसमें लिखना कि ये ये चीज़ डेबिट साइड जाती है, क्रेडिट साइड में ये 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 चीज़ जाती है। ठीक है, आपको कितना क्लियर हुआ ये चीज़ देखते हैं। तो इसके अलावा तो कुछ है नहीं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देखो 110, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज टाइप ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आंसर इज व्हाट, कल ही पढ़ा था, वापस बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा टाइप होता है, कल ही पढ़ा था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, कल ही पढ़ा था ये चीज़, वापस रिवाइज कर लेते हैं चलो एक बार। इसको नॉमिनल क्यों कहा जाता है, नॉमिनल में, नॉमिनल जो अकाउंट है वो कौन से रूल्स फॉलो करता है, तो भाई ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक चीज़ तो ये कहता है, दूसरी चीज़ कहता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट्स के रूल। तो एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, इनकम, इनकम, इससे आपको याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट होता है इसमें।
और जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें एक तो लेफ्ट साइड होती है जिसमें डेबिट होता है, तो इसकी मैं बता देता हूँ। डेबिट साइड में हम जैसे सैलरीज हो गई वो डालते हैं, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई और डेप्रिसिएशन हो गया, ये चीज़ें एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हम यहाँ डालते हैं। राइट साइड में होता है क्रेडिट साइड, उसमें डालते हैं जैसे सब्सक्रिप्शन, इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डोनेशंस। डोनेशंस होता है रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट या फिर एक्सपेंडिचर, अगर दे रहे हो तो एक्सपेंडिचर, आ रहा है तो रिसिप्ट। ठीक है। एक होता है लेगेसी, पढ़ा था हमने कल, कमेंट करके बताना लेगेसी को हम कहाँ डालते हैं, मतलब फाइनेंस जो अकाउंट्स बनाते हैं हम उसमें लेगेसी को बैलेंस शीट में डालते हैं या नहीं डालते हैं, ये चीज़ बताना मुझे। तो आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है, तो ये तो उसके लिए बनाते हैं क्योंकि एनजीओ एनपीओ के लिए, मतलब नॉन ट्रेडिंग एंटिटीज़ के लिए, तो ये उसके सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है यार, यहाँ बना दो, ये किसके सिमिलर होता है, जो आपके ट्रेडिंग एंटिटीज़ होती है उसमें जो प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट होता है उसके ही सेम सिमिलर होता है ये। ठीक है। एक रियल अकाउंट पढ़ा था, वापस रिवाइज कर लो। रियल अकाउंट, इसमें क्या डालते हैं, एसेट्स डालते हैं, और इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है। और तो कुछ बचा नहीं आपका। ठीक है, इतना ही काफ़ी है आपका। तो आपने बहुत सारी चीज़ें आज फिर से रिवाइज कर ली है, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पिछले लेक्चर में भी बहुत सारी चीज़ें जो पिछले लेक्चर की है वही चीज़ें हमने पढ़ी है, यहाँ पे भी लगभग लगभग। तो इससे क्या पैटर्न निकला अभी तक, 2016 का जो पेपर आया था उससे भी बेकार पेपर आया था 2020 का, लेकिन कंसेप्ट्स वही पूछे गए थे। बस हमको, हमारा पर्पज़ यह है कि हम सवाल को एनालाइज करना है कि वो किस टाइप का पढ़ रहा है, बन रहा है। तो अब जब आप कहीं से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो तो चेक करना है कि वैसे सवाल है या नहीं। जैसे मैंने आपको बुक दी है एक पूरी की पूरी बना के कि भाई जहाँ से आप अकाउंटिंग की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर नहीं है तो जाके टेलीग्राम में ढूंढना, मिल जाएगी आपको। पूरी बुक है हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अकाउंटिंग की। ठीक है। और जो इसकी पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और वापस अगर रिवाइज करना चाहो तो सारे कंसेप्ट को वापस रिवाइज कर लेना। देखो एक तरीका बताता हूँ कैसे, अगर आप क्लास के साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं, अगर 2x पे चला के देख रहे हैं तो उसके नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ आपको कि 2x पे चला के देखो, जिससे आपका क्या टाइम बचे। क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो वो धीरे धीरे लिखा जाता है, ये तो नहीं कि मैं ऐसे ऐसे करके 2x स्पीड पे लिख दूँ, नहीं लिखा जाएगा, फिर तो जो समझ आ रहा है वो भी समझ नहीं आएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप 2x पे चला के लिखें, लेकिन उसके नोट्स कैसे बनाएं, कॉपी लेना है, ये आपकी जैसे कॉपी है। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये करना है, एक लाइन ऐसे करनी है। अब जैसे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉमिनल अकाउंट बता रहा हूँ, उसके रूल्स बता रहा हूँ, तो आपको नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे लिख लेना है यार। उसके बाद मैं आपको रियल अकाउंट बना रहा हूँ, रियल अकाउंट यूँ लिख देना है। ऐसे नहीं कि मैंने जो बोला है वो पूरा लिखे, पहले एक पेज में, जहाँ से ये बहुत बड़ा पेज होगा लेकिन, ठीक है। पर्सनल अकाउंट बता रहा हूँ, पर्सनल लिख देना है। कोई करंट लाइबिलिटी बता रहा हूँ तो उस वर्ड को लिख देना है, करंट लाइबिलिटी को। और जैसे कुछ भी बता रहा हूँ मैं तो उस कीवर्ड्स को लिखना है आपको, ऐसे ऐसे करके आप सारे कीवर्ड्स लिख लोगे। आ रहे हैं तो भी ठीक लिखना है, ना आ रहे हैं तो भी ठीक। तो इससे क्या होगा आपका, जैसे आपने लिख लिया तो आप उसको जब क्लास खत्म हो जाए तो आप उस क्लास को बंद करो, फ़ोन रखो और देखो
कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा था नॉमिनल अकाउंट, क्या मुझे आता है? आता है तो क्लियर कर दो। ठीक। रियल अकाउंट, मुझे सब कुछ रिकॉल हो रहा है, ठीक। पर्सनल अकाउंट रिकॉल हो रहा है, ठीक। करंट लाइबिलिटी, ठीक। कंटीजेंट लाइबिलिटी एसेट, अब मेरे दिमाग से ये निकल गया कि ये क्या चीज़ है, गोला कर दो। ऐसे ही आज कुछ चीज़ आपको आपने पढ़ी, यहाँ पे कीवर्ड था वो देखा, आ रहा है, ठीक। ये नहीं आ रहा, गोला कर दो। आ रहा है, ठीक। गोला कर दो, नहीं आ रहा, गोला कर दो, ठीक। तो अब इसमें से आपको जो गोले वाले हैं ये उठाने हैं और इनको वापस से रिवाइज करना है। ऐसे ही जाके आप इनके साथ फिर ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही जैसे कुछ भी लेक्चर देख रहे हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो 2x पे चला के देखो, उसकी क्या करो, कीवर्ड्स लिखो और फिर ये वाली ट्रिक फॉलो करो। आप देखो बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और जब आप हाथ से लिखते हो तो उसी स्पीड से उसी चीज़ को सिंक्रोनाइज करता है आपका माइंड। जैसे जैसे हाथ चलता है वैसे वैसे वो माइंड चलता है। तो कभी कभी माइंड बंद भी हो जाता है तो हाथ अपने आप लिख देता है उस चीज़ को। जैसे मैं अब सोच रहा नहीं हूँ लेकिन रियल की स्पेलिंग मुझे याद है तो अपने आप हाथ लिख देगा, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, जैसे पर्सनल लिखनी है मुझे, पर्सनल फिर भी एक बार के लिए लंबी स्पेलिंग हो गई, लेकिन जैसे मैं रियल बोल रहा हूँ तो आपको कुछ और बात कर रहा हूँ तब भी वो रियल लिख देगा। जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि ओनली की स्पेलिंग ही है तो मेरे हाथ में अपने आप लिख दे, तो हाथ इस तरीके से काम करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पेन और जो नोटबुक है वो लेके बैठा करो, लिखने की आदत डालो। और ऐसे आप याद करना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, मैथ्स रीजनिंग में तो आपको खैर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कोई भी जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जनरल स्टडीज़ का, तो कीवर्ड्स लिख लो आप उनके ऐसे एक पेज में। एक पेज में अगर आप 100 कीवर्ड भी लिख लोगे तो आपको बस उनमें से या आता है तो काट दो या फिर कुछ मत करो, जो नहीं आता उसको गोला कर लो, गोला कर लो, गोला कर लो, फिर उनको अलग से कहीं लिख लो कि मुझे इन इन चीज़ों में दिक्कत आ रही थी, फिर उनको अच्छे से पढ़ो एक बार। ठीक है। तो ये वाली क्लास तो हमारी यहीं ख़त्म हो गई और 12 बज गए हैं लगभग। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।